जय श्री राम सभी भाइयों को। तो इस वक्त हम भरतपुर में लोहागढ़ में, लोहागढ़ कहते हैं क्योंकि इसको कोई जीत नहीं पाया था, ये अजय दुर्ग था। इस वक्त मैं हूँ तोप वाले हनुमान जी के पास। तो ये तोप है जिसको आप देख पा रहे हैं, बड़ी जोर की तोप है। अगर आप इसको देखोगे तो देखते ही ऐसा लगता है कि क्या वो दृश्य रहा होगा जो इसकी मार में आया होगा, जो इसकी चपेट में आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही भारी तोप है। ऐसा बताया जाता है कि महाराजा सूरजमल के पास एक ऐसी भी तोप थी जो उन्होंने खुद डलवाई थी और उसको खींचने के लिए करीब 80 बैल लगते थे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कैसी तोप रही होगी। अगर आप इसको भी देखोगे तो इसकी आप डायमीटर देखो, इसकी रेडियस देखो कि कितनी मोटी परत है इसकी लोहे की। और पीछे अगर इसके चलें तो ये कैसे चलती थी, मैं आपको थोड़ा सा, बहुत अटकता है ये माइक। पहले हनुमान जी के थोड़े दर्शन करा, इनसे ही हमने आशीर्वाद लिया है। ये हनुमान जी महाराज हैं जिनसे हमने आशीर्वाद लिया। ये पहला ब्लॉग है जिसको हम बनाने जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या उद्यम करेंगे इस ब्लॉग में। मेरे साथ है अश्विन किशोर जो एक बीटेक इंजीनियर है और दैनिक भास्कर में ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट करता है। तो अब इस आप तोप का पीछे वाला हिस्सा देखो। ये वो जगह है जो आपने फिल्मों में देखी होगी, जहाँ से एक सूतली निकली हुई होती है जिसमें वो आग लगाते हैं और यहीं पर बारूद भरा जाता है। यहाँ पर वो बारूद भरा जाता है और यहाँ से वो विस्फोट करती है। आप शायद वीडियो में इसका एहसास नहीं कर पा रहे, लेकिन इस तोप को अगर आप छू कर देखोगे तो इसकी भव्यता का एहसास होगा। ये कितनी भयंकर रही होगी कि इसकी चोट में आने वाला व्यक्ति बच नहीं सकता। अच्छा, मैं आपको और भी कुछ इसके बारे में बताऊं कि जैसे आप इस तोप के पीछे देखोगे, पीछे अश्विन दिखाएगा, तो पीछे एक झरकटी है। इस समय कमली बम्बूल है। तो यहाँ पर क्या होता था, जैसे नीचे एक पानी का टैंक रखते थे। क्यों रखते थे? इसीलिए कि अगर तोप में आप जो भी विस्फोट करता था व्यक्ति, तोप में विस्फोट करने के बाद वो सीधा कान में रुई लगा के करता था। ऐसे नहीं कर सकते, अगर ऐसे कर दोगे तो आपके कान के पर्दे फट जाएंगे, बहुत भयंकर आवाज़ होती है। वो क्या करता था, उसमें कूद जाता था ताकि जो वाइब्रेशन है, साउंड वाइब्रेशन, वो कम लगे उसको। तो बचने का एक ये मात्र उपाय था उसके लिए। ऐसी अनेकों तोप थी, करीब ऐसी 3000 तोपें थी, जिनको कुछ तो 300 तोप लिखते हैं, लेकिन आप समझो कि 300 तोप भी रही होंगी या उससे ज़्यादा भी रही होंगी। तो पूरा जो गढ़ है लोहागढ़ का, इसको घेरे हुए थी और पूरे गढ़ को घेरने में तोपों का जो उपयोग हुआ, क्योंकि बाद के बहुत सारे मुगलों ने इस पर आक्रमण किया, अंग्रेजों ने इस पर आक्रमण किया, लेकिन कोई भी इसे जीत नहीं पाया। तो उसका एक कारण रही ये अवैध दुर्ग रहा और ये भयंकर तोपें रहीं। बड़ा अच्छा लगा यहाँ पर आकर। यही सब ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे सिद्ध संत हैं, बाबा हैं, जो धुनी रमाते हैं। तो मैं 2 मिनट एक बाबा से बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर बाबा से ये जानना चाहूँगा, क्योंकि हमें सबसे पहले यहाँ बाबा ही मिले और बड़ा अच्छा सा यहाँ पर साफ़ सफाई और बड़ा अच्छे से माहौल बना रखा है, एक धार्मिक वाला, और धुनी चल रही है बाबा की। तो बाबा से ये जानना चाहेंगे, बाबा यहाँ पर कब से हैं? मैं तो अभी यहाँ पिछले 2.5 महीने से आया हूँ। अच्छा, 2.5 महीने से आए हैं। सभी भक्तगणों को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ये बड़ा सौभाग्य है कि यहाँ पहले भी भरतपुर को नागा सिद्धों की भूमि कहा जाता है। बाकी ये धुनी साधु महात्माओं की मेन पूजा धुनी की होती है, इसलिए धुनी देवता कहा जाता है, धुनी ऋषि कहा जाता है, कोई धुना बाबा बोलते हैं। और बाबा ये 24 घंटे आप चलाते हैं इसे? ये हमारी अखंड धुनी है, 24 घंटे के गुरु महाराज के नाम से लगाई हुई है, हमारे गुरु का जो आदेश हुआ। दूसरी ये तोप वाले हनुमान जी हैं, इनकी भी प्रतिष्ठा हमारे नागा सिद्धों ने की थी। उनके नाम का तो उल्लेख नहीं है, 1700 ईस्वी में की गई थी। 300 साल हो गए, 322 साल होने को जा रहे हैं। और ये तोप भी उसी समय की रखी गई हैं। उन्हीं बाबा का मार्गदर्शन था। बाबा की भी एक विशेषता थी कि वो 2 दिन पहले बता देते थे कि आपके पास फलानी फौज चढ़ाई करने वाली है। सबसे मेन कारण ये रहा भरतपुर को विजय दुर्ग होने का कि उससे पहले ही बाबा आदेश दे देते थे, क्योंकि वो बाबा को गुरु मानते थे, तो उससे पहले ही यहाँ के राजा चढ़ाई कर देते थे। इसके कारण कोई भी फौज यहाँ सक्सेस नहीं हो पाई, क्योंकि 2 दिन पहले ही बता देते थे। महात्मा ऐसे संत श्रोमणी थे। बाकी 22 समाधि मेरी नज़र में है भरतपुर के अंदर नागा सिद्धों की। 22 समाधियाँ हैं यहाँ पर हमारे नागा सिद्धों की। और मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ी अनुकंपा रही है यहाँ पर नागा सिद्धों। मैंने भी पढ़ा है कहीं पर कि नागा साधु लड़े भी थे
हमारी पहली फौज आज मैं बताऊं मुगलों से लड़ने के लिए या देश की आज़ादी के लिए पहली फौज नागाई फौज थी। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में नागा संत महात्माओं ने देश के लिए अपने क्रांतिकारियों को छुपा के भी रखा, भीख भी मांगी, उनका सहयोग किया, तो नागा फौज कहा जाता है। आज भी हम लोगों का लेखा जोखा केंद्र के अंदर होता है। ऐसा नहीं है कि नागा महात्माओं का लेखा जोखा नहीं होता है, केंद्र के अंदर और काशी अखाड़े में जूनागढ़ में होता है। हम जूनागढ़ से हैं। तो ये बहुत बड़ी कृपा है कि हम पर साधुओं महात्माओं की सिद्धों की हमेशा ही कृपा रही और ये साथ में लड़े भी हैं। चाहे आप झांसी की रानी ले लो, चाहे आप पीछे तक पहुंच जाओ। अच्छा बाबा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ ये चिमटा बहुत हम सुनते भी आ रहे हैं, मैं छू सकता हूँ इसे बाबा? ये चिमटा बहुत प्रसिद्ध रहता है और जहाँ भी बात की जाती है तो ये चिमटे का क्या रहस्य आप मुझे बताएंगे? कोतवाल बोला जाता है। अच्छा, कोतवाल बोल, चिमटे को कोतवाल बोला जाता है। दूसरी चीज, ये कुछ ऐसे रहस्य होते हैं जो महात्मा लोग कभी नहीं बताते, क्योंकि कारण है इसका। मैं आपको एक कारण बता दूं, सभी लोगों को बुरा नहीं मानना, क्योंकि जो अपने सनातन धर्म की जो मंत्र शक्तियां हैं उनका गलत दुरुपयोग हमारे विदेशी या मुगली लोग करें। इसलिए नागा महात्मा हो या कोई भी संत शिरोमणि होगा, सभी चीज के मंत्र भेद नहीं बताएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने बड़ी कृपा करी और पहले ही व्लॉग में आपके दर्शन हो गए, आपसे बातचीत हो गई, ये बहुत सौभाग्य हमारा। और बस आशीर्वाद दीजिए आप हम पर, चरण स्पर्श आपके। को थोड़ा सा वर्धन कर दिया वो ये कि ये जो तोप है ये रखी हुई है आगरा के लिए। ये चौबुर्जा है, 4 बुर्ज हैं। एक आप सामने देखोगे तो वो जयपुर के लिए वहाँ पर तोप रखी हुई होती थी, अब तोप भी नहीं है वहाँ पर। एक हमारे संत भी रहते थे, वो भी नहीं है। अगर आप इस तरफ देखोगे तो ये बुर्ज यहाँ पर नहीं दिखेगा आपको, बुर्ज यहाँ पर गिर चुका है। ये था आपका दिल्ली के लिए, तो जयपुर के लिए, दिल्ली के लिए, ये आपकी आगरा के लिए, तो ऐसे करके ये 4 बुर्ज थे और 4 तोपें बड़ी बड़ी यहाँ पर रखी हुई थी। और महाराज जी बताते हैं कि ये जो कमरा है ये भी एक स्पेशल कमरा है, ये तभी का है, इसकी जो दीवार है वो तभी की है। महाराज जी बताते हैं कि जब से ये यहाँ पर ये तोप संभालता था वो व्यक्ति यहाँ पर रहता था। और पीछे देखोगे आप, ये बांके बिहारी हमारे यहाँ पर साक्षात विराजमान है, जिनका मंदिर बन रहा है। ये किशोरी महल है और ये भी हमारे राजा के महल है। इस तरफ देखोगे तो ये गंगा मंदिर है जो 90 साल में बना तकरीबन, तो 90 साल, पूरा एक सदी इसको लग गई बनने में। अब हम चलेंगे हम किशोरी महल में, जहाँ पर स्वयं महाराजा सूरजमल रहते थे। तो अब हम पहुंच चुके हैं किशोरी महल पर, जो कि वास्तव में महाराजा सूरजमल का ही निजी महल था। लेकिन इसको किशोरी महल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो उनकी पटरानी थी महाराजा सूरजमल की, उनका नाम ही किशोरी था, इस वजह से इस महल का नाम किशोरी महल पड़ा। तो अब हम इसको देखेंगे कि यहाँ पर कुछ एक शिलापट्ट लगे हुए हैं। ये शिलापट्ट बताते हैं फैक्ट इसके कि इस गढ़ के साथ विगत वर्षों, सैकड़ों वर्षों में क्या क्या बीता। तो लक्ष्मण जी सदा सहाय, ये उनकी पताका पर लिखा रहता था। यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर भी है, मतलब यहाँ के जो भी राजा महाराजा हुए वो भगवान लक्ष्मण की भी पूजा करते थे और उनके मंदिर खुद उन्होंने बनवाया। किशोरी महल के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, और लॉर्ड लेक के बारे में लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1805 में एक अंग्रेज जनरल ने इस गढ़ पर आक्रमण किया और इतनी गोलाबारी की इस गढ़ पर जितना वो कर सकता था। उसको कहते हैं ना कि बारूद भरकर उड़ाने की भी कोशिश करी, लेकिन वो हार गया। वो क्यों हार गया? क्योंकि इसकी जो चार दीवारी है इस फोर्ट की, वो बनी है, बाहर तो पत्थर लगे हैं लेकिन उसके भीतर मिट्टी भरी हुई है। 30 फीट चौड़ी जो मिट्टी की परत है, अब गोले मारता था वो उसमें धंस जाते थे। इसी वजह से ये दुर्ग हमेशा अजय दुर्ग बना रहा। लोहागढ़ कहते हैं, आप सोचो मिट्टी का दुर्ग है लेकिन लोहागढ़ कहते हैं क्योंकि कोई जीत नहीं पाया इसको। दूसरा लिखा हुआ है लोहागढ़ निर्माण कब हुआ? ये 1732 में, 33 में इसकी शुरुआत हुई, 8-10 साल इसका काम चला और ये बनकर यहाँ पर तैयार हुआ। शासन व्यवस्था कैसी थी? कोतवाल थे, नंबरदार थे, नाजिम, दीवान, मुंसिफ, ये लोग रहते थे। पटवारी तो आज भी हैं। राज्यसभा उनकी नित्य लगती थी। आचार्य सोमनाथ उस समय थे, जो महाराजा बदन सिंह ने अपने पुत्र सूरजमल का शिक्षा, यानी सूरजमल के वो शिक्षक थे और कला साहित्य प्रेमी थे। असाधारण व्यक्तित्व था। अंतिम यात्रा महाराजा सूरजमल की रही दिल्ली में। दिल्ली पर आक्रमण किया था उन्होंने, लेकिन धोखे से जब वो निरीक्षण करने जा रहे थे अपनी सेना का, तो धोखे से
नजीबुद्दौला, जिसमें जो पानीपत के तीसरे युद्ध में भी उपस्थित था, उसने उन पर आक्रमण कर दिया और वहाँ पर वो वीरगति पा गए। तो यहाँ पर बहुत सारे उनके शिलापट लगे हुए हैं। भीतर चलते हैं। भीतर एक बहुत ही भव्य एक मूर्ति है, प्रतिमा है महाराजा सूरजमल की, कुमेर का घेरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या हुआ था कि मुगल प्लस मराठा, मुगलों ने और मराठा ने मिलकर कुमेर को घेर लिया। तो कुमेर यहाँ से करीब 20 किलोमीटर है, थोड़ी दूर है, वो एक किला है और उसको करीब 6 महीने तक घेर के रखा था। लेकिन फिर भी यहाँ पर जाट अपने अंतिम समय तक लड़ते रहे और उस किले के भीतर प्रवेश नहीं करने दिया, न मराठाओं को न मुगलों को। तो बाद में जाकर वो फिर महाराज सिंधिया राव थे, उनके नेतृत्व में फिर संधि हुई, तो मराठा यहाँ पर नहीं जीत पाए। जबकि मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेराव होलकर, वो तो उसमें वीरगति भी पा गए थे। तो ऐसा यहाँ पर ये इतिहास रहा। फर्रुखाबाद विजय कर लिया महाराज ने। विजय तो बहुत सारी हैं। संधि प्रस्ताव कहाँ हुए, मीर बख्शी को घेरा, मुकाबला हुआ, शरणदाता। ये शरणदाता बहुत जोर के थे, ये हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिक्कत रही है राजा महाराजाओं में। जैसे आप रणथंभौर के वीर हमीरदेव चौहान लोग हैं, वो एक शरणागत को शरण देते हैं, मुस्लिम शरणागत को, और उसके लिए वो अलाउद्दीन खिलजी से भी बढ़ जाते। ये जाटों के स्वाभिमान महाराज सूरजमल, जिन्होंने ये दुर्ग को अपनी राजधानी बनाया। जाट तो शुरुआत से लड़ते ही थे, लेकिन एक इतिहास के पटल पर जो पहचान मिली वो महाराजा सूरजमल के ही नेतृत्व में मिली। हालांकि इनसे पहले इनके पूर्वज वीर गोकला जाट, जिनके बारे में मैंने वीडियो में पहले बताया, तो वीर गोकला जाट तो एक ऐसे थे जो लड़ गए। किस चीज़ के लिए लड़ गए? वो इस चीज़ के लिए लड़ गए कि जब केशव देव का मंदिर गिराया जा रहा था औरंगजेब के द्वारा, तो वीर गोकला जाट के साथ यहाँ के जो किसान थे, यहाँ के जो अनगढ़ किसान थे, वो सभी उनके साथ हो लिए और वो उस सेना को लेकर भिड़ गए औरंगजेब से। आप सोचो कि वीर गोकला जाट कैसे रहे होंगे कि एक छोटी सी सेना, जो अनगढ़ सेना है, किसानों की सेना, उसको लेकर वो जूझ गए। और उन अंत में युद्ध भी हुआ, तिलपत में बड़ा भयंकर युद्ध चला, पकड़ लिए गए और सन 1670 में उनको वहाँ पर आगरा में ही मृत्यु दंड दे दिया गया। तो यहाँ पर ये एक शिलाखंड लगा हुआ है जो हमारे वीर गोकला जाट के बारे में है, जिनमें लिखा हुआ है कि तिलपत के इलाके में सबसे प्रभावशाली जमींदार थे। जमींदार का मतलब होता है किसान थे। लेकिन जब उन्होंने देखा धर्म को टूटते हुए, जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, विधर्मियों का कोई नियम नहीं रहा, यहाँ पर गायों को कत्ल किया जा रहा है और मंदिरों की मूर्तियों से यहाँ पर मांस तोला जा रहा है, तो यहाँ पर वीर गोकला जाट ने उन सभी को इकट्ठा किया और उन सभी को लेकर एक विद्रोह किया, जिसमें जाट, गुर्जर, अहीर, मतलब यादव, ये सभी जातियां थी। इनको कह लो एक किसान थे जो लड़ गए अपने धर्म के लिए। केशव देव का मंदिर मथुरा में गिरा और वहां आगरा में वीर गोकला जाट का शरीर गिरा, तब जाके वो मंदिर गिरा था। तो ये इतिहास रहा है। जलाधरी गगनचर प्रवाह पावितस्तरे कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजं कृतं कपालिकां नमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव। जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पगज्जनितिरोलवीचिवल्लरी। तो इस वक्त हम महाराजा सूरजमल के महल किशोरी महल में, जो कि उन्होंने नाम रखवाया था अपनी पत्नी के नाम पर, तो बड़ा ही अद्भुत यहाँ पर एक शांति है। यहाँ पर तोते बहुत ज़्यादा चहक रहे हैं। थोड़ी सी बात करेंगे महाराजा सूरजमल के बारे में। पहली बात आपको समझनी पड़ेगी कि जाट क्यों कहते हैं। जाट का मतलब क्या? जाट का मतलब होता है जत्थे से। जब यहाँ पर हमारे हिंदुओं ने देखा, क्या देखा हिंदुओं ने कि मंदिर तोड़े जा रहे हैं, विधर्मी अत्याचार कर रहे हैं, यहाँ पर जब उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा अत्याचार है, तो हिंदू संगठित हुआ और हिंदू संगठित होकर जाट कहलाया। तो जाट शब्द जत्थे से आता है, इसलिए हम इनको जाट कहते हैं, क्योंकि ये लड़े हमारे लिए। इन्होंने बलिदान दिया, इनकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी ये लड़े। तो महाराजा सूरजमल का यहाँ पर कैसे एकदम से इतिहास के पन्ने पर आते हैं। हालांकि इतिहास तो मौन ही है, कहते हैं ना कि इतिहास लिखा जाटों ने, पर कलमें मौन रही, कलम मौन रह गई। महाराजा सूरजमल का सबसे पहले नाम मिलता है आपका जयपुर के महाराजा ईश्वरी सिंह थे। उनके भाई माधो सिंह में लड़ाई चल रही थी, तो इस लड़ाई के बीच दोनों में द्वंद्व इतना हुआ कि
सेनाएं आमने सामने हो गई। एक तरफ आपकी 7 सेनाएं थी जिसमें राजपूत भी थे, मराठा भी थे, और एक तरफ ईश्वरी सिंह थे। तब ईश्वरी सिंह की मदद के लिए महाराजा सूरजमल अपनी जाटों की सेना 10,000 सेना को लेकर पहुंचते हैं और उसका नेतृत्व करते हैं और वो युद्ध जीत जाते हैं। इस युद्ध के बाद एक खलबली सी मच गई कि मराठा राजपूत संयुक्त सेना को एक जाट राजा के नेतृत्व में वो हार गए। वहाँ से महाराजा सूरजमल का वर्चस्व शुरू होता है। फिर उसके बाद उन्होंने मेवात को जीता, उन्होंने फिर आगे चलकर इतना बड़ा प्रदेश यहाँ पर कायम किया। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो जगह है, ये जगह मुस्लिम बाहुल्य रही थी। 600 साल तक यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र रहा, क्योंकि दिल्ली पर मुस्लिमों का ही, मुगलों का ही शासन था। मुगलों ने यहाँ से ही पूरे भारत पर शासन करने की कोशिश करी। लेकिन आज अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, उसका सारा श्रेय जाता है महाराजा सूरजमल को और उनके ही वंशजों को, क्योंकि यहाँ पर इस जगह को हिंदू बाहुल्य बनाना बस की बात नहीं थी।